नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं उन खबरों की ओर जिन्होंने मचाई धमतरी में हलचल। एक साल बेमिसाल। नगर निगम की सारी टीम इसको बड़े जोश खरोश के साथ कह रही है कि बेमिसाल है, जबकि हमारी जानकारी है कि एक साल में से अधिकांश हिस्सा कोरोना महामारी काल में निकल गया और उस बीच ये नगर निगम जो दावे कर रही है कि एक साल बेमिसाल है, 138 साल के बाद यहाँ तिरंगा फहराया है और एक नौजवान महापौर हमको यहाँ नगर निगम की इस कुर्सी पे मिला है, जहां से इस धमतरी क्षेत्र के भाग्य का फैसला तकरीबन रोज होता है। विकास की नई गाथाएं अनेक वार्डों में अनेक माध्यमों से रोज लिखी जाती है। हम जानना चाहते हैं कि कोरोना काल का बहाना कर करके इस तेज विकास को मंद किया गया है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन महापौर जी का नजरिया क्या है, वो क्या मानते हैं, वो बताएंगे। महापौर दिवांगन जी, आप ये बताइए कि इन एक सालों को जिनको बेमिसाल सारी टीम आपकी कह रही है कि ये बेमिसाल टीम है, लेकिन इसमें से अधिकांश माह जो है वो कोरोना महामारी की प्रॉब्लम के कारण बाधित हो गया और विकास बाधित हो गया, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप इस मामले कैसा देखते हैं? जी ठीक है। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को, समस्त नागरिकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको आज यह नगर निगम में यह अवसर प्रदान किया है और हम लोग यहाँ पे निर्वाचित होकर शासन का सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका कि हमारा इस साल का लगभग 6-8 महीना हम लोगों का कोरोना कार्यकाल में निकल गया और उस समय हम लोग नगर निगम में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन उस समय भी कोरोना से लड़ने के लिए हमारी नगर निगम की पूरी टीम, जिसमें विशेष करके सफाई मित्र हमारे जो हैं वो नागरिकों की सेवा के लिए शहर में लगातार लगे रहें। हम सब लोग भी उनके साथ लगे रहें। समस्त समस्याओं का हमने डटकर मुकाबला किया। नगर निगम की हमारी पूरी टीम डटकर मुकाबला की। घर घर में हम सैनिटाइज किए, पूरे शहर में कई बार सैनिटाइज किए, मास्क सैनिटाइजर बांटे। आपको याद होगा हम लोग 70-75 लाख का सभी पार्षदों ने अपने फंड से राशन बांटा, सभी गरीब परिवारों को सहायता प्रदान किए। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टीम जो है कई ठो दुर्घटनाएं, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि किसी के साथ ऐसा मत हो, लेकिन एक कोरोना काल में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ और वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका भी दाह संस्कार हमारे नगर निगम की टीम लगातार करती आ रही है बिना डरे। नगर निगम की टीम, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे सफाई मित्रों का और नगर निगम की पूरी टीम का, जिन्होंने बिना डरे इस कोरोना काल के समय में डट कर मुकाबला किया और कहीं पीछे नहीं हटे और उन्होंने हम अपनी जवाबदारी बेखूबी निभाई है। अब रही बात, जैसे आपने कहा कि विकास कार्य की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग भी पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे विकास कार्य हमारा किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। लगभग सभी वार्डों में रोड, नाली, सामुदायिक भवन या कुछ न कुछ कार्य लगातार चल रहे हैं। अभी लगातार आप डामर का काम देख रहे हैं, पूरे शहर में डामरीकरण कईयों वार्ड में किया जा रहा है, कईयों वार्ड में सीमेंट रोड बनाए जा रहे हैं, कईयों वार्ड में नालियाँ बनाई जा रही है। हमारा इस साल का जो विकास कार्य है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सभी पार्षद लगभग मैं समझता हूँ संतुष्ट हैं और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शहर के साथ साथ समस्त पार्षदों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कांग्रेस और भाजपा सभी पार्षदों का, जिनका भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार उनका सहयोग मुझे आगे भी प्राप्त होता रहेगा। विजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि महामारी अचानक आई, चीन ने पूरी दुनिया में फैलाया, उसके बाद जो एक प्रकार की बेरोजगारी फैली, उसमें ले दे कि मीडियम क्लास का आदमी संभल पाया, लेकिन गरीब बहुत बुरी हालत में पहुंच गए। हम जानना चाहते हैं क्या नगर निगम के द्वारा भी उन गरीबों की मदद की गई और कितनी की गई, क्या गरीब संतुष्ट हुए? नहीं, उस समय आप लोग बहुत अच्छे से, मेरे भी याद है और आप लोगों को भी याद होगा कि पूरा शहर इस कोरोना काल के समय सहयोग करने के लिए आगे आया था और अनेक संस्थाएं बढ़ चढ़कर सहयोग की है
और लोगों के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन या जैसे जो जो सहयोग उनको आवश्यकता है उनको सहयोग प्रदान करने में जिला प्रशासन को भी उन्होंने सहयोग किया, और कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने डायरेक्ट भी जाकर गरीब तबके के लोगों का सहयोग किया। और हमारे निगम प्रशासन में मैं आपको बताया हूं कि पहले ही कि हम लोग 70-75 लाख का राशन पूरे पार्षद लोग अपने अपने वार्डों में अपने अपने मत से उन्होंने बांटा है, और सभी गरीब परिवारों को जितना हो सके, अधिक से अधिक हो सके, हमारी नगर निगम की पूरी टीम ने सहयोग प्रदान किया है। अब हम बात करेंगे विजय जी, गोधन न्याय योजना गांव में तो बहुत सफलता पा रही है। हालांकि इस योजना पर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक भाग्य विधाता रहते हैं, धमतरी जिले के तथाकथित भाग्य विधाता, उन्होंने गोबर को लेकर बहुत अप्रिय बातें कही थी जो कांग्रेस ने सह ली। आपका दिल बड़ा है, उसके बावजूद आज इस योजना ने सफल होकर एक बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है, खासकर गाँवों में। आपका क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है, आपकी जवाबदारी नगरीय क्षेत्र है, तो हम क्या माने कि नगरीय क्षेत्र में ये योजना पिछड़ रही है? क्या यहाँ गोबर उठाने वाले लोग नहीं है? क्या यहाँ गरीब लोग नहीं है जो गोबर उठाकर उसे विक्रय करके अपनी गरीबी दूर कर सके और रोजगार में लग सके? मैं सर्वप्रथम, आपने इस योजना का नाम लिया है तो मैं सर्वप्रथम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पूरे शहर के नागरिकों की ओर से, जनता की ओर से, कि उन्होंने गोधन न्याय योजना लाकर बहुत सारे गरीब परिवारों को एक अच्छी आय आपने बना दी है। आपके इस योजना से बहुत लोग की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और वे इसकी वजह से अपने जीवन यापन के लिए उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे नगर निगम धमतरी में हम लोग गोबर खरीदी कर रहे हैं और लगातार गोबर खरीदी कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले शुरुआत हमने दाईटोला में किया, उसके बाद सोलिद और अन्य जगह कर रहे हैं। तो दाईटोला की स्थिति में बताना चाहूँगा, अभी वहाँ हम लोगों ने खाद तो हम तो बना ही रहे हैं, खाद के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ भी बना रहे हैं, जैसे डर्मी वाज बना रहे हैं, और बीच में हमने दिया भी बनाया, और गौ काष्ठ तो हम बना ही रहे हैं। तो गौ काष्ठ का उपयोग आप लोगों को पता होगा कि गौ काष्ठ का उपयोग अपन कथा वगैरह करते हैं तो हवन के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। अभी शहर में हम लोगों ने अलाव जलाने के लिए भी उसका भरपूर उपयोग किया है, और दाह संस्कार के लिए भी अच्छा उपयोग है। और मैं तो इस अपील भी करता हूं कि लोग इसका उपयोग करें ताकि इसमें प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि हमारी महिला जो समिति है वो बढ़ चढ़कर इस योजना को कार्य कर रही है, और ये आपको बताने में मुझे बहुत गर्व है कि हमारे धमतरी नगर निगम अन्य नगर निगम से सबसे आगे चल रही है खाद बेचने में। जितना खाद हम लोगों ने बेचा है अभी किसी नगर निगम में नहीं बेचा है। इसके लिए मैं हमारे आयुक्त साहब का, हमारे नगर निगम के शेष अधिकारियों का, समस्त अधिकारियों का, और हमारे उन टीम का, महिला टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से इस काम को कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना में हम लोग धमतरी में बहुत आगे रहेंगे। ये जो आप जिस जैविक खाद की बात कर रहे हैं, ये जैविक खाद की मात्रा का उत्पादन अभी कम हो रहा है, ये अगर बढ़ जाए तो ये कितना लाभदायक होगा? जिसपे उपज जो उपजाते हैं उसमें रासायनिक खाद की जगह अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इस देश की सेहत कितनी सुधरेगी, अस्पतालों में कितनी भीड़ कम हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि हम किसान लोग इस जैविक खाद का उपयोग करें रासायनिक खाद के बजाय, तो हमारे जो अन्न है वो बहुत पौष्टिक अन्न हमें प्राप्त होगा, जिसमें जो आज छोटे छोटे उम्र में भी हमको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इस रासायनिक खाद की वजह से है। तो मैं तो अपील करता हूं कि जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि हम सभी स्वस्थ रहें, हमारा धमतरी स्वस्थ रहे। लेकिन विजय जी, ये तो तभी संभव होगा जबकि आपकी उत्पादन क्षमता बढ़े और इस खाद की लोकप्रियता नगरीय क्षेत्र से बाहर जिले तक जाए और जिले से बाहर प्रदेश तक जाए। क्या उसके लिए भी मन में कोई योजना है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारा जो उत्पादन है चालू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास माल बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास आर्डर ज़्यादा है, तो हमारे पास जैसे ही जैसे बनते जा रहे हैं तत्काल बिकते जा रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे खाद बनने में जो प्रक्रिया है वो हमारा सक्सेस होगा, सफल होगा, और हम लोग अच्छी मात्रा में भी यहाँ खाद। आपके खाद विक्रय के मामला जो है ये पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की चर्चाएं हो रही हैं कि अव्वल आ रहा है, लेकिन मात्र 4 SLR सेंटर बनाए हैं और 172
बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिया गया है। क्या इस क्षमता को आगे बढ़ाने की योजना है कि इसको इतना सीमित रख के यहीं तक सीमित होना है अपने जिले तक? अभी हम लोग कुछ दिन तक तो हम जितना अपने पास सेंटर बनाए हैं वो पर्याप्त है। आगे जैसे बात आएगी, जो समस्या आएगी तो उसका हम निराकरण करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो राज्य शासन से भी चर्चा करेंगे। विपक्ष जो है लगातार आप पे हमले कर रहा है कि पिछले सारे जो स्वीकृत कार्य हैं, बजट है, उसी पे नगर निगम काम कर रही है, नया इनके पास कुछ नहीं है। तो ये विपक्ष के आरोपों को कैसा आप खंडन करते हैं? आप लोग देखेंगे कि हम लोग 2-3 महीना बैठने के बाद, 2-3-4 महीना बैठने के बाद हमने लगातार फिर भूमि पूजन कार्यक्रम हम लोग का चालू हो गया था। तो हमने जल्द से जल्द यहाँ आकर व्यवस्था को देखकर और हमारे आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी से सहयोग लेकर हमने राशि का इंतजाम किया और राशि लगातार हमारे पास आई, तभी हम काम कर पाए हैं। देखिए, बीच में राशि कुछ नहीं थी दिवाली के समय, उस समय भुगतान के लिए समस्या आ गई थी ठेकेदारों को भी, और हमारे कर्मचारियों के पेमेंट के लिए भी समस्या आ गई थी। हम लोग निवेदन करने आयुक्त के साथ गए, माननीय मंत्री महोदय जी के साथ। उन्होंने तत्काल हमें फिर भुगतान के लिए पैसा दिया। तो लगातार हमको राज्य शासन से राशि आ रही है और उसी से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। यह सच है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि पुराने कार्यकाल में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं और अभी भी वो प्रोग्रेस में है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। शहर आपको रियायत देता है कि आपके सत्तारूढ़ होते ही 1 साल ऐसा गुजरा कि आप चाहकर भी विकास की एक नई गाथा लिखने का जो जोश था 138 साल बाद यहाँ की सत्ता में लौटने के बाद, वो आप नहीं कर पाए। लेकिन सरोवर धरोहर योजना जिसकी बहुत चर्चा होती है, वो पिछली कुछ यहाँ जो शासित सरकारें रही हैं भाजपा की, उनकी कुछ बड़ी गलतियों के कारण सारे जो 22 तालाब हैं, आज तालाब की जगह, सरोवर की जगह वो शोकपीट बन गए हैं। और उसके पीछे कारण बताया जाता है कि डॉक्टर एन पी गुप्ता के कार्यकाल में धमतरी के एक ठेकेदार, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने गहरीकरण के एवज में मिट्टी मांगी थी और बिना वहाँ इंजीनियरों की उपस्थिति में उस तालाब को इतना गहरा किया गया कि नीचे रेत दिखते तक उस सारे तालाबों को खोदा गया सिर्फ मिट्टी के लालच में। और वो दिन है और आज का दिन है, सारे तालाब शोकपीट बन गए हैं। वो तालाब फिर से जीवंत हो उठे। गंगरेल से पानी भरने के बाद भी वो तालाब आज नहीं भर रहे हैं। तो जो पिछली गलतियां हुई थी, ये आपके संज्ञान में आने के बाद अब आपकी नीति क्या होगी जिससे वो तालाब फिर से हरे हो जाए और फिर एक बार निस्तारी के योग्य हो जाए? जी, आपने बहुत गंभीर समस्या के बारे में चर्चा की है, धन्यवाद आपको। आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बैठने के बाद हमने देखा, हमारे पूरे टीम ने, नगर निगम की टीम ने सभी तालाबों की स्थिति को देखा। किसी तालाब में पानी नहीं था। मकई तालाब जो शहर का सबसे प्रमुख तालाब बोला जाता है, उसमें भी पानी नहीं था। तो हम लोग लगातार प्रयास करते रहे और बिना कोई लागत के केवल रास्ता बना के हम लोगों ने इस बरसात में सभी तालाबों को भरा है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे वार्ड के नागरिक जब तालाब को भरने के लिए जब हम निरीक्षण करने जाते थे तो वो लोग कहते थे कि हमने नहीं मालूम कितने साल बाद इस तालाब में पानी देख रहे हैं। कईयों तालाब की बात कर रहा हूँ, रमसगली तालाब की बात कर रहा हूँ, आपके मकई तालाब की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे तालाब को हमने बहुत साल बाद भरा, तब तालाब में लोग पानी देखने के लिए तरस गए थे। और ये आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आया है। हमने खाली रास्ता बना के थोड़ा समय देकर सभी नगर निगम की टीम को लगाकर ये काम किया और हुआ। लेकिन आपने सही कहा कि पानी सोख रहा है लगातार, तालाब पानी एक प्रकार से सोख फिट बन गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल हम पानी भरे उसमें तो निश्चित रूप से उसमें काब जमेगा और पानी फिर रुकना चालू होगा। जी, एक बताते, एक सफल नगर निगम के लिए अपने नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इतनी बड़ी प्राथमिकता होती है कि उससे ही नगर निगम की कार्यक्षमता तय होती है कि यहाँ जो नई बॉडी बैठी है वो सक्षम है या नहीं है। तो गर्मियाँ नज़दीक है, प्यास लगे तब कुआं खोदो की नीति पर पिछली सरकार चलती रही है नगर निगम की। आपकी क्या योजना रहेगी कि गर्मी के पहले किस तरह की आप तैयारी करें ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले? क्योंकि उससे अनेक प्रकार के रोग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। अगर शुद्ध पेयजल है तो उससे बहुत सारे रोग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने पेयजल के लिए जल आवर्धन योजना जो हमारे दाई टोला में बना हुआ है, उससे गंगरेल से पानी लाकर पूरे शहर में हम लोग पेयजल हेतु शुद्ध पेयजल का वितरण कर रहे हैं। इसी की 1 यूनिट और हमारे सरकार ने स्वीकृत किया था, जिसको हम लोग के आने के बाद यह कार्य चालू हुआ है। और वो यूनिट, दूसरा यूनिट लग जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कई साल तक हमें धमतरी शहर में पेयजल हेतु पानी की समस्या नहीं रहेगी। हम लोग
सक्षम रहेंगे पेयजल हेतु शुद्ध पेयजल हम अपने नागरिकों को दे सकें। एक संवेदनशील मुद्दे के बारे में एमजीटीवी ने आपके एक संज्ञान में एक मामला और लाया था कि आपके जल आवर्धन प्लांट तक जो नहर का पानी आता है, रुद्री का पानी, तो आपने कहा था, अपने इंजीनियर को आदेश भी दिया था, तो वो गंदी नाली का पानी वहाँ ना आए। और अब क्योंकि लंबा चौड़ा खर्चा हो गया है, टैंकों की सफाई हो गई है, और आगे वो स्थिति ना आए, उसके लिए किस तरह के आपके संज्ञान में आने के बाद मामले को किस तरह बढ़ा रहे हैं कि उस समस्या से भी निजात मिल जाए और एक जो लोगों के मन में एक जो वहम रहता है पानी को लेकर वो समाप्त हो। आपने जैसे ही मुझे बताया, मैं यहाँ से तत्काल चिट्ठी नगर निगम से लिखवा दिया हूँ और कार्यपालन अभियंता को मेरे द्वारा चिट्ठी लिख दिया गया है। जी, ये बहुत अच्छा आपने पुण्य का काम किया है। ये जिस तरह भगीरथी प्रयास के बाद गंगा उतरी पृथ्वी पर, ठीक उसी तरह शुद्ध जल पे जल उपलब्ध नागरिकों को कराने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास की एमजीटीवी सराहना करता है और ये जानना चाहता है कि विकास ही आपको दोबारा इस सत्ता में ला सकता है। सर्वांगीण विकास सारे वार्डों का बिना भेदभाव के, जहां कांग्रेस पार्षद जीत गए हैं उस वार्ड को भी आपको अपना बच्चा मानना पड़ेगा, जहां कांग्रेस के पार्षद जीते हैं वो तो आपकी गोद में है ही। तो ये भेदभाव का आरोप ना लगे और सर्वांगीण विकास हो। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब वो दिल में मैल ना रख के आगे बढ़ें, उसके लिए किस तरह मन में योजनाएं हैं और किस तरह वो प्रारंभ भी हो गया है, उसके बारे में बताएं। जी, मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि भेदभाव वाला आरोप न लगे और मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज तक कम से कम भेदभाव वाला आरोप किसी भी पार्षद ने मुझ पर नहीं लगाया है और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि भेदभाव वाला आरोप ना लगे। वो इसलिए ना लगे कि क्योंकि मेरे द्वारा सभी पार्षदों का एक समान सम्मान किया जाता है, सबकी बात को मैं सुनता हूँ और जो संभव है तत्काल उसका समस्या का निदान करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। इसमें किसी प्रकार के मेरे द्वारा कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो सर्वांगीण विकास की हम जो बात कर रहे थे, बिजली, पानी, सड़क, नाली, तो कई वार्ड एक कटोरी की तरह है जहां आप चाह कर भी जब तक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाएंगे वहां से पानी नहीं निकल सकता। बहुत सारे ऐसे वार्डों से आपका पाला पड़ा होगा। तो ऐसी वार्डों की समस्याओं के लिए और ये सर्वांगीण विकास के लिए क्या आपके अंदर योजना है? किस तरह से आपने काम प्रारंभ किए? कितने मोहल्लों में आप इस पे कामयाब होते हुए लग रहे हैं? जैसे अभी आपने जो बताया उसमें कुछ जगह तो बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, उनको कुछ मकान को ट्रांसफ़र करना या बनाना संभव नहीं है, ऊपर करना भी संभव नहीं। इस टाइप के परिवार रहते हैं। जैसे रामपुर की बात मैं करना चाहूँगा, वो मैं बरसात में देखा हूँ सबसे ज़्यादा समस्या उसी वार्ड में रही है और उस पानी को निकालने का कहीं कोई साधन हमारा नहीं है। तो वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। पानी निकालने के बाद भी कुछ लोगों को पानी निकालने पर आपत्ति रहती है, इस टाइप की भी समस्याएं हैं। तो मैं उसके लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो रहते हैं लोग, उन लोगों के लिए हमारे शासन से भी मैं बात करूँगा। अभी हमारे पास अटाल जो आवास बन रहा है उसमें हम इनको कुछ लोग जो एकदम गरीब टाइप के हैं उसको हम कुछ मकान को उन्हें आवंटित कर सके और वहाँ से उनको विस्थापित कर सके, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। अभी इसकी कोई वो नहीं। आपने रामपुर को निशाने में लिया है। ये बहुत भीषण समस्या बठेना वार्ड की भी है और वो दसों साल से पिछली सरकार से लेकर नई सरकार तक वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो उससे निपट नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरा जो इलाका है, थाना भी तकरीबन अर्जुनी थाना भी पानी में डूब गया। जी बिल्कुल सही कहना है। वो क्या वो आपकी प्राथमिकता में है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि वहाँ भी सेम इसी प्रकार की समस्या है। वहाँ भी पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। मेरे द्वारा पार्षद को कहा गया है कि आप एक प्रस्ताव एस्टिमेट आप बनवाइए। जो नाला वो मेरे को उन्होंने कहा है कि एक नाला जिसको हम बनाएंगे तो पानी निकल जाएगा, ऐसे उन्होंने मुझसे सुझाव दिया है। तो उस सुझाव पर अमल करने के लिए मैंने वहाँ के पार्षद को और साथ ही सरदार वल्लभ भाई के पार्षद को भी निवेदन किया हूँ कि आप लोग उस पर अमल करते हुए अपना एस्टिमेट बनवाएं ताकि हम उसमें आगे उस काम को करके उस समस्या का निदान कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना सीधी तो आपकी नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन एजेंसी तो नगर निगम है ही। उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो गरीब पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ठेकेदार और अन्य लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उनके पैसे बैंक से निकलवा लिए जाते हैं और वो समस्या फिर आपके पास लौट के आती है। इस तरह हमने भी कई बार देखा है। तो इस समस्या के निराकरण के लिए क्या कोई व्यवस्था खड़ी कर पाए? इसमें आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल सही बात बोले हैं कि लगातार हर 2 दिन 4 दिन में कोई न कोई ये समस्या लेकर आता है कि हमको पैसा हितग्राही दे नहीं रहे, या उल्टा भी होता है
कई बार हितग्राही का कहना होता है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, पैसा ले लिया, इस टाइप की दोनों किस्म की समस्या आती है। कुछ हितग्राही लोग ये समस्या बताते हैं, कुछ ठेकेदार लोग की समस्या बताते हैं। तो हम लोग जब से बैठे हैं तब से जितने लोगों का हम पास करते हैं उन सभी हितग्राहियों से निवेदन करते हैं कि आप अपना काम स्वयं करें, आप किसी को ठेके में न दें, और यदि आप ठेके में देते हैं तो उसका निराकरण आपको स्वयं करना है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं उनको। उसके बाद मैं समझता हूं कि लगभग लोग अपने स्वयं के व्यय से अपने स्वयं से उस कार्य को कर रहे हैं, और कुछ लोग जो कर रहे हैं वो सावधानी से कर रहे हैं ताकि उनको परेशानी ना हो। गांधी मैदान बहुत खूबसूरत बना है, लाखों रुपए की लागत है, लेकिन आज वो पार्किंग स्थल बन के रह गया है। तो जिस भावना, जिस विचार से उस मैदान में, गांधी मैदान में को निर्माण किया गया था, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या मन में किसी प्रकार की कोई योजना है? जी, अभी एमआईसी में यह विषय आया था और इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा किया है, और इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस प्रशासन से इस पर चर्चा कर आने वाले एमआईसी में इस पर विचार करेंगे। जी। नगर निगम के बहुत समीप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है नगर निगम की, खैया के नाम से, नागरिक बैंक के पीछे। वो चीज सुरक्षित हो जाए और उसका भविष्य में नगर निगम कुछ उपयोग कर पाए, क्या वो मामला आपके संज्ञान में आया? जी, बिल्कुल संज्ञान में है। हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने उस पर पार्किंग और कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव उनके द्वारा पूर्व में भी भेजा गया था, उसी को हमने फिर रिपीट कर प्रस्ताव भेज दिया है, और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे प्रस्ताव हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हो, और वो स्वीकृत हो तो हम उस पर काम करेंगे। पिछले अर्चना चौबे जी के महापौर के कार्यकाल में पेंटिनगंज का सीमांकन करवाने के आदेश कलेक्टर साहब ने दिए थे, ताकि 105 लीजधारी हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए जितनी बची हुई जमीनें हैं वो सुरक्षित, संरक्षित और सीमांकन हो जाए। वो काम लटक गया, आज तक नहीं हुआ। अब आपके संज्ञान में जैसे ये मामला आ रहा है, तो क्या आपका प्रयास होगा कि जितनी खाली पड़ी जमीन है वो सुरक्षित और संरक्षित हो जाए, ताकि नगर निगम अपनी कुछ योजनाओं को वहां लागू कर सके? सीमांकन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, इस संबंध में मैं जरूर जानकारी लूंगा। लेकिन मैं ये आपको बताना जरूर चाहूँगा कि पेंटिंगगंज जो मामला विवाद में अटका हुआ है उसको हल करने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पेंटिंगगंज धारियों से मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी है। आदरणीय हमारे पूर्व पार्षद और अधिवक्ता अमरचंद जैन जी के साथ मैं लगातार इस मामले को निपटाने के लिए लगा हुआ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस मामले को हम निपटाने की ओर ले जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से 2 ही चीज़ अभी तक मेरी जानकारी में आई है कि लीजधारियों ने, जो पूर्व के शासन वाले ने 11 साल की लीज की बात की हो, वो 30 साल की बात कर रहे हैं, और दूसरा रेट ज़्यादा और कम वाली बात है। तो हम लोग जो शासन का नियम है, नियम से ज़्यादा हम ले नहीं सकते और नियम से कम भी हम नहीं ले सकते। तो मेरे द्वारा, और आयुक्त महोदय भी, हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, आयुक्त महोदय भी हमारे साथ मीटिंग में बैठ चुके हैं। तो आयुक्त महोदय जी और हमारे अमरचंद जी और हम लोग अभी बैठकर कुछ रेट ऐसा निकालना चाह रहे हैं जिससे दोनों पक्ष का सहमति बन जाए, और उसे कोर्ट में देकर कोर्ट के मामले को हम समाप्त करें, ताकि हमारे शहर के नागरिकों को भी सुविधा हो और नगर निगम की जो आय है वो भी बढ़े। जो आज नगर निगम की करोड़ों रुपये की जो आय है वो रुकी हुई है, हम चाह रहे हैं कि वो आय भी बढ़े। विपक्ष एक और भ्रामक स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र में करते रहता है, इसका खुलासा करते रहता है कि एमआईसी बैठक से नई नगर निगम जो है वो डरती है, भागती है। ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एमआईसी बैठक आयोजित करने से निगम जो बसती है, क्या उनके आरोपों में कुछ सच्चाई? तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, 2 महीना पहले तक आप हमको एमआईसी सामान्य सभा की बैठक के लिए नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? आपको मालूम है, कोरोना काल चल रहा था। निश्चित रूप से ये 2 महीना का समय अब सही हुआ है और इसमें हमको बैठक कर लेना था। मेरे द्वारा कमिश्नर साहब को पूर्व में ही कह दिया गया है कि आप बैठक की व्यवस्था कर लें। जरूर आपको कमिश्नर साहब इसका तारीख भी बता देंगे। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं है। मैं निश्चित रूप से हम सभी पार्षद साथियों के साथ बैठने के लिए किसी प्रकार से मेरे मन में हिचक नहीं है। मैं जरूर बैठक करना चाह रहा हूँ और बहुत जल्द से जल्द बैठक आयोजित किया जाएगा। एक आरोप पार्षद और लगा रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक परंपरा होती है परिचय की, क्योंकि चुनाव तो एक दिन होता है और 4 साल 364 दिन मिलके शहर का विकास करना होता है। तो उनका कहना है कि ना परिचयाता उत्सव हुआ और ना विपक्ष को कक्ष आवंटित किया गया है। तो ये आरोप भी लग रहे हैं, इसका क्या जवाब देना चाहिए? अलग अलग आपको बताना चाहूँगा।
पिछले कार्यकाल में शायद विपक्ष को कईयों दिन तक धरना देकर अपने कक्ष के लिए मांग करना पड़ा, लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं और तत्काल मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया कि जो कक्ष विपक्ष के लिए आरक्षित है उसके तत्काल दिया जाए, एक दिन भी बिना लेट किए। और हमारे अधिकारियों ने हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को सूचित भी कर दिया। लेकिन हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का कहना था कि हमें हमारे सभी पार्षदों के बैठने के लायक जगह उपलब्ध कराया जाए, तो इस प्रकार का जगह हमारे पास था नहीं, तो हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। आने वाले समय में यदि इस प्रकार का हम कुछ बना पाते हैं तो जरूर देखेंगे। नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को आपसे बहुत आशाएं हैं, ऊर्जा से आप भरे हुए हैं और फुल टाइमर होकर इस क्षेत्र के विकास की नई गाथा लिखने आप प्रयास कर रहे हैं। तो नागरिक जानना चाहते हैं कि विकास का विजन आपके दिल दिमाग में क्या है, जिससे वो आपके कार्यकाल को ना केवल याद रखें बल्कि दोबारा भी आपको मौका दे के वैसी सेवाएं और चाहें। तो किस किस तरह की आपके पास योजनाएं हैं जिस पे आपने चलने का मन बनाया है, ताकि इस क्षेत्र का दूसरे नगर निगमों की तरह तेज विकास हो? जी आप लोग का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोग लगातार समय, जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ वैसे आप लोग आते रहते हैं, आप लोग अपना सुझाव भी देते रहते हैं और उसी सुझाव के आधार पर कुछ योजना हमने बनाई है और कुछ योजना हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने भी बनाई है, उस पर भी हम अमल कर रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे बस स्टैंड के लिए राशि की मांग की गई है पूर्व पदाधिकारी द्वारा, हम उस राशि को फिर से मांग रहे हैं, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। और इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हमारे बीच में हैं, जैसे खैया वाली बात आपने कही, उसके लिए भी हम मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मांग रहे हैं, और गोकुल नगर, हाँ गोकुल नगर जो बहुत बड़ी समस्या है, गोकुल नगर के लिए भी मांग रहे हैं। और सामुदायिक भवन क्या है, पूर्व में 3 करोड़ या 4 करोड़ ऐसा कुछ राशि आया था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण शायद वो पैसा लिप्स हो गया। तो हमने उसका वो विकल्प निकालते हुए हर 4, 5, 6 वार्ड में एक सामुदायिक भवन 50-60 लाख का इस प्रकार से हम बनाए, 8 सामुदायिक भवन इस प्रकार का बनाया। उस पर हम काम कर रहे हैं, अभी उसमें कुछ सफलता नहीं है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें गरीब लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी सामुदायिक भवन हमारा है बिलई माता मंदिर के पास, उसमें गरीब लोग या सामान्य परिवार लोग उसको ले नहीं पाते हैं, तो हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें गरीब लोग उसका उपयोग कर सकें। एक आखिरी सवाल भैया ये जानना चाहते हैं कि बालक चौक का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो उस वजह से लोगों की उंगलियां उठ रही हैं कि भाई उसमें देरी क्यों लग रही है, जल्दी जल्दी वो भवन बने और पीछे जो पार्किंग स्थल है वो खाली हो और नगरवासियों की सुविधाएं बढ़े, उस पर किस तरह की प्रयास? अभी हमको यहाँ 1 साल हुआ है, तो मेरे द्वारा इसका पता किया गया है, तो वो काम अभी जो बंद था वो चालू हो गया है। अब एक तो बहुत बड़ी चीज़ उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले MIC में ये बात आई थी कि वो ऊपर और जो उठाने का है हमको फ्लोर, तो हमारे अधिकारी लोगों ने बताया कि नीचे जो बेस बना है वो कमज़ोर है और वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो हम लोगों ने MIC में तय किया कि इसका इंजीनियरिंग कॉलेज से जांच कराएं, बेस कमज़ोर है कि उसको ऊपर के फ्लोर को सह लेगा। तो ऊपर के फ्लोर को बनाने के लिए हमने अभी DCN, क्योंकि हमारा रिपोर्ट आया नहीं हो, DCN नहीं लिया है, लेकिन जो नीचे का फ्लोर है उसको हम तत्काल कंप्लीट करवा रहे हैं और कार्य चालू है। इसमें बड़ी बात यह है कि ये नीचे बेस जो है, जब ड्राइंग डिजाइन रेडी रहता है, हमको मालूम है ऊपर हमको फ्लोर बनाना है, तो ये कमजोर कैसा बन गया, ये प्रश्न चिन्ह है, ये मेरे समझ से बाहर है। तो ये थे आज हमारे साथ नगरीय क्षेत्र के प्रथम नागरिक श्री विजय देवांगन जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे कड़वे मीठे सभी सवालों का जवाब दिया, और हमारे जो कुछ जवाब जो कम पड़ गए जो हम जानना चाहते हैं वो फिर वही सवाल हैं कि और किस तरह के विकास का। गांधी मैदान बहुत खूबसूरत बना है, लाखों रुपए की लागत है, लेकिन आज वो पार्किंग स्थल बन के रह गया है। तो जिस भावना जिस विचार से उस मैदान में, गांधी मैदान में को निर्माण किया गया था, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या मन में किसी प्रकार की कोई योजना है? जी, अभी MIC में यह विषय आया था और इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा किया है, और इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस प्रशासन से इस पर चर्चा कर आने वाले MIC में इस पर विचार करेंगे। जी, नगर निगम के बहुत समीप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है नगर निगम की, खैया के नाम से, नागरिक बैंक के पीछे। वो चीज सुरक्षित हो जाए और उसका भविष्य में नगर निगम कुछ उपयोग कर पाए, क्या वो मामला आपके संज्ञान में है? जी, बिल्कुल संज्ञान में है। हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने उस पर पार्किंग और कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव उनके द्वारा पूर्व में भी भेजा गया था, उसी को हमने फिर रिपीट कर प्रस्ताव भेज दिया है, और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे प्रस्ताव हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हो
और वो स्वीकृत हो तो हम उस पर काम करेंगे। पिछले अर्चना चौबे जी के महापौर के कार्यकाल में पेंटिनगंज का सीमांकन करवाने के आदेश कलेक्टर साहब ने दिए थे, ताकि 105 लीजधारी हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए जितनी बची हुई जमीनें हैं वो सुरक्षित, संरक्षित और सीमांकन हो जाए। वो काम लटक गया, आज तक नहीं हुआ। अब आपके संज्ञान में जैसे ये मामला आ रहा है, तो क्या आपका प्रयास होगा कि जितनी खाली पड़ी जमीन है वो सुरक्षित और संरक्षित हो जाए, ताकि नगर निगम अपनी कुछ योजनाओं को वहां लागू कर सके? सीमांकन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, इस संबंध में मैं जरूर जानकारी लूंगा। लेकिन मैं ये आपको बताना जरूर चाहूँगा कि पेंटिनगंज जो मामला विवाद में अटका हुआ है उसको हल करने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पेंटिनगंज धारियों से मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी है। आदरणीय हमारे पूर्व पार्षद और अधिवक्ता अमरचंद जैन जी के साथ मैं लगातार इस मामले को निपटाने के लिए लगा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस मामले को हम निपटाने की ओर ले जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से 2 ही चीज़ अभी तक मेरी जानकारी में आई है कि लीजधारियों ने, जो पूर्व के शासन वाले ने 11 साल की लीज की बात की हो, वो 30 साल की बात कर रहे हैं, और दूसरा रेट ज़्यादा और कम वाली बात है। तो हम लोग जो शासन का नियम है, नियम से ज़्यादा हम ले नहीं सकते और नियम से कम भी हम नहीं ले सकते। तो मेरे द्वारा, और आयुक्त महोदय भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, आयुक्त महोदय भी हमारे साथ मीटिंग में बैठ चुके हैं। तो आयुक्त महोदय जी और हमारे अमरचंद जी और हम लोग अभी बैठकर कुछ रेट ऐसा निकालना चाह रहे हैं जिससे दोनों पक्ष का सहमति बन जाए और उसे कोर्ट में देकर कोर्ट के मामले को हम समाप्त करें, ताकि हमारे शहर के नागरिकों को भी सुविधा हो और नगर निगम की जो आय है वो भी बढ़े। जो आज नगर निगम की करोड़ों रुपये की जो आय है वो रुकी हुई है, हम चाह रहे हैं कि वो आय भी बढ़े। विपक्ष एक और भ्रामक स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र में करते रहता है, इसका खुलासा करते रहता है कि MIC बैठक से नई नगर निगम जो है वो डरती है, भागती है। ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। MIC बैठक आयोजित करने से निगम जो बसती है, क्या उनके आरोपों में कुछ सच्चाई? तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, 2 महीना पहले तक आप हमको MIC सामान्य सभा की बैठक के लिए नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? आपको मालूम है कोरोना काल चल रहा था। निश्चित रूप से ये 2 महीना का समय अब सही हुआ है और इसमें हमको बैठक कर लेना था। मेरे द्वारा कमिश्नर साहब को पूर्व में ही कह दिया गया है कि आप बैठक की व्यवस्था कर लें। जरूर आपको कमिश्नर साहब इसका तारीख भी बता देंगे। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं है। मैं निश्चित रूप से हम सभी पार्षद साथियों के साथ बैठने के लिए किसी प्रकार से मेरे मन में हिचक नहीं है। मैं जरूर बैठक करना चाह रहा हूँ और बहुत जल्द से जल्द बैठक आयोजित किया जाएगा। एक आरोप पार्षद और लगा रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक परंपरा होती है परिचय की, क्योंकि चुनाव तो एक दिन होता है और 4 साल 364 दिन मिलके शहर का विकास करना होता है। तो उनका कहना है कि ना परिचयाता उत्सव हुआ और ना विपक्ष को कक्ष आवंटित किया गया है। तो ये आरोप भी लग रहे हैं, इसका क्या जवाब देना चाहिए? अलग अलग आपको बताना चाहूँगा। पिछले कार्यकाल में शायद विपक्ष को कईयों दिन तक धरना देकर अपने कक्ष के लिए मांग करना पड़ा, लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं और तत्काल मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया कि जो कक्ष विपक्ष के लिए आरक्षित है उसके तत्काल दिया जाए, एक दिन भी बिना लेट किए। और हमारे अधिकारियों ने हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को सूचित भी कर दिया। लेकिन हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का कहना था कि हमें हमारे सभी पार्षदों के बैठने के लायक जगह उपलब्ध कराया जाए। तो इस प्रकार का जगह हमारे पास था नहीं, तो हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। आने वाले समय में यदि इस प्रकार का हम कुछ बना पाते हैं तो जरूर देंगे। नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को आपसे बहुत आशाएं हैं, ऊर्जा से आप भरे हुए हैं और फुल टाइमर होकर इस क्षेत्र के विकास की नई गाथा लिखने आप प्रयास कर रहे हैं। तो नागरिक जानना चाहते हैं कि विकास का विजन आपके दिल दिमाग में क्या है, जिससे वो आपके कार्यकाल को ना केवल याद रखें बल्कि दोबारा भी आपको मौका देके वैसी सेवाएं और चाहें। तो किस किस तरह की आपके पास योजनाएं हैं जिस पे आपने चलने का मन बनाया है, ताकि इस क्षेत्र का दूसरे नगर निगमों की तरह तेज विकास हो? जी आप लोग का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोग लगातार समय, जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ वैसे आप लोग आते रहते हैं, आप लोग अपना सुझाव भी देते रहते हैं और उसी सुझाव के आधार पर
कुछ योजना हमने बनाई है और कुछ योजना हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने भी बनाई है, उस पर भी हम अमल कर रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे बस स्टैंड के लिए राशि की मांग की गई है पूर्व पदाधिकारी द्वारा, हम उस राशि को फिर से मांग रहे हैं, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। और इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हमारे बीच में हैं, जैसे खैया वाली बात आपने कही, उसके लिए भी हम मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मांग रहे हैं, और गोकुल नगर, हाँ गोकुल नगर जो बहुत बड़ी समस्या है, गोकुल नगर के लिए भी मांग रहे हैं। और सामुदायिक भवन क्या है, पूर्व में 3 करोड़ या 4 करोड़ ऐसा कुछ राशि आया था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण शायद वो पैसा लिप्स हो गया। तो हमने उसका वो विकल्प निकालते हुए हर 4, 5, 6 वार्ड में एक सामुदायिक भवन 50-60 लाख का इस प्रकार से हम बनाए, 8 सामुदायिक भवन इस प्रकार का बनाया। उस पर हम काम कर रहे हैं, अभी उसमें कुछ सफलता नहीं है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें गरीब लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी सामुदायिक भवन हमारा है बिलई माता मंदिर के पास, उसमें गरीब लोग या सामान्य परिवार लोग उसको ले नहीं पाते हैं, तो हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें गरीब लोग उसका उपयोग कर सकें। एक आखिरी सवाल भैया ये जानना चाहते हैं कि बालक चौक का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो उस वजह से लोगों की उंगलियां उठ रही हैं कि भाई उसमें देरी क्यों लग रही है, जल्दी जल्दी वो भवन बने और पीछे जो पार्किंग स्थल है वो खाली हो और नगरवासियों की सुविधाएं बढ़े, उस पर किस तरह के प्रयास? अभी हमको यहाँ 1 साल हुआ है, तो मेरे द्वारा इसका पता किया गया है, तो वो काम अभी जो बंद था वो चालू हो गया है। अब एक तो बहुत बड़ी चीज़ उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले MIC में ये बात आई थी कि वो ऊपर और जो उठाने का है हमको फ्लोर, तो हमारे अधिकारी लोगों ने बताया कि नीचे जो बेस बना है वो कमज़ोर है और वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो हम लोगों ने MIC में तय किया कि इसका इंजीनियरिंग कॉलेज से जांच कराए, बेस कमज़ोर है कि उसको ऊपर के फ्लोर को सह लेगा। तो ऊपर के फ्लोर को बनाने के लिए हमने अभी DCN, क्योंकि हमारा रिपोर्ट आया नहीं, हो DCN नहीं लिया है, लेकिन जो नीचे का फ्लोर है उसको हम तत्काल कंप्लीट करवा रहे हैं और कार्य चालू है। इसमें बड़ी बात यह है कि ये नीचे बेस जो है, जब ड्राइंग डिजाइन रेडी रहता है, हमको मालूम है ऊपर हमको फ्लोर बनाना है, तो ये कमजोर कैसा बन गया, ये प्रश्न चिन्ह, ये मेरे समझ से बाहर है। तो ये थे आज हमारे साथ नगरीय क्षेत्र के प्रथम नागरिक श्री विजय देवांगन जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे कड़वे मीठे सभी सवालों का जवाब दिया, और हमारे जो कुछ जवाब जो कम पड़ गए, जो हम जानना चाहते हैं, वो फिर वही सवाल हैं कि और किस तरह के विकास कार्य आपके प्रस्तावित हैं जिस पे काम आगे बढ़ेगा और लोग याद करें कि 138 साल बाद ये जो परिवर्तन हमने लाया है वह कारगर है, प्रभावशाली है और सामयिक है। मैं आपको और बताना चाहूँगा आदरणीय छाबड़ा जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गरीब मजदूर किसान के लिए उनकी सोच बहुत बढ़िया है और वो उनके लिए लगातार योजना बना रहे हैं और उसको अमली जामा भी पहनाते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि 36 हमारे जो मैनिफेस्टो था उसमें 24 मांग वो 1-2 साल में ही पूरा कर चुके हैं। तो उसमें कुछ योजना जो हमारे शहर से संबंधित है, जैसे आपको बताना चाहूँगा शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इस योजना के अंतर्गत हमें 2 मोबाइल वैन मिला है जिसमें डॉक्टर और नर्स और हमारी स्टाफ वहाँ है, 4-5 की टीम है और वे मोहल्ले में जाकर घर में जाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं और साथ में दवाई का भी वितरण कर रहे हैं। उसमें एक लैब भी है जिसमें खून की भी बहुत सारे खून की जांच उस लैब में ही हो जा रही है। बहुत लोगों को शुगर है, पता नहीं है, मैं भी अपना ही बताना चाहूँगा, मेरा भी वही हाल हुआ है। मैंने भी टेस्ट कराया, उसके बाद मुझे भी हल्का सा शुगर था जिसका ठीक है। तो इसी प्रकार लोगों को बहुत सारी बीमारियों का उस मोबाइल वैन के जाने से ही पता चल रहा है और वो लगातार हमारे शहर के लोग उस मोबाइल वैन का उपयोग कर रहे हैं, डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा पौनी पसारी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चालू की है और उसके अंतर्गत भी हमें यहाँ राशि मिली है, स्वीकृति मिली है और उसका भी हमने भूमि पूजन कर दिया है और उसमें भी हम हमारे शहर के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं। और आपको भी जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि कोरोना काल के समय हमारे नगर निगम की टीम ने जो कार्य किया उससे प्रभावित होकर हमारे शहर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने, सक्षम लोगों ने हमारे नगर के स्वच्छता मित्रों को गिफ्ट भी दिया। उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को लोग देखते रहे कि अपने जान को जोखिम में डालकर वे लगातार शहर के काम को करते रहे, सैनिटाइज करते रहे, दाह संस्कार करते रहे, साफ सफाई करते रहे। जैसे हमारे पटेल परिवार पूर्व विधायक आदरणीय
पुरुषोत्तम भाई जी पटेल, मैं उनका नमन करता हूँ। उनके परिवार के द्वारा सभी स्वच्छता मित्रों को, स्वच्छता दीदियों को एक बहुत अच्छी कंपनी का पंखा वितरित किया गया। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही उपाध्याय नर्सिंग होम, इनके द्वारा भी सारे हमारे स्वच्छता कर्मियों को बरसाती का वितरण किया गया। ऐसे मैं हमारे शहर के प्रबुद्ध लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विजय भैया, आपने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक एक नया कॉन्सेप्ट है, मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने चालू करके नाम कमाया और दिल्ली में उनकी सरकार बन गई, ये मोहल्ला क्लिनिक में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आपकी राज्य सरकार भी इस तरह की एक योजना पे तेजी के साथ काम कर रही है और निस्संदेह ये सफल होगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि घर में पहुंचकर स्वास्थ्य की सेवा मिल रही। लेकिन हमारी जो पुरातन आयुर्वेदिक पद्धति है, वो आयुर्वेदिक अस्पताल आज किस हालात में है, उस पे जो बहुत सारे गरीबों को जो उसमें राहत मिलती थी, उस पर प्रश्न लग रहा है। तो ये आयुर्वेदिक अस्पताल भी फिर एक बार जीवंत हो जाए और गरीबों की पहुंच और कम खर्चे में हो जाए, क्या उसके लिए भी कुछ प्रयास की योजना है? आपने जो मुझे जानकारी दिया है उसमें मैं जरूर जानकारी लेकर जो संभव हो सके, जो अच्छे से अच्छे हो सकेगा, उसमें मैं प्रयास करूँगा। तो ये थे हमारे साथ आज नगर निगम के ऊर्जावान महापौर श्री विजय देवांगन जी, जिन्होंने हमारे कड़वे मीठे सभी सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए और उनके दिल दिमाग में जो 138 साल बाद सत्ता के परिवर्तन के बाद जो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है कि वो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना के। और उनका प्रयास होगा कि ये एक साल जो हमने गंवा दिया कोरोना काल में, वैसे दुर्दिन और ना देखने पड़े और एक नई विकास की गाथा लिख के धमतरी का उत्थान किया जाएगा। आप देखते रहिए MGTV। धन्यवाद। एक 138 साल पुराने भाजपा के किले को ढहाकर नगर निगम में आई कांग्रेस सरकार को आज एक साल पूरा हो गया। साल को उपलब्धियों भरा बताने सिविल लाइन स्थित महापौर के अस्थायी निवास में पत्रकारों, गणमान्य नागरिकों और समस्त पार्षदों को आमंत्रित कर स्नेह भोज के साथ सालगिरह मनाई गई। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष अनुराग मसीह और महापौर ने कहा कि साल का 8 महीना तो कोरोना महामारी काल में बीता, उसके बावजूद वे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का प्रथम पुरस्कार लेने में कामयाब रहे और गरीबों को राशन बांटने के साथ ही पूरे शहर को सैनिटाइज कर बहुत सी कीमती जिंदगियां बचाई गई। आज हम नगर निगम में निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। मैं समस्त पार्षद साथियों को 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और सर्वप्रथम सभी पार्षदों को, भाजपा कांग्रेस के सभी पार्षदों को जिनका मुझे भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, उनके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद भी देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मुझे प्राप्त होता रहेगा और हम लोग सफलतम 5 वर्ष अपना पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी इस शुभ मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मेरे आमंत्रण पर, मेरे निमंत्रण पर, स्नेह भोज पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी उपस्थिति के लिए, कि आप सभी मेरे आमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं। और इस 1 साल के कार्यकाल में आप सभी का भरपूर सहयोग मुझे और मेरे नगर निगम के पूरे टीम को प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी से भी इसी प्रकार के सहयोग, स्नेह, प्रेम का अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में भी आप सभी का प्रेम और स्नेह मुझे और मेरे पूरे नगर निगम के टीम को इसी प्रकार से मिलता रहे और हम अपना कार्यकाल सफल रूप से 5 साल पूर्ण करें। इस अवसर पर मैं हमारे आयुक्त साहब और हमारे नगर निगम की पूरी टीम, अधिकारी, कर्मचारी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि उनका भी भरपूर सहयोग हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुझे हमारे नगर निगम के ही हमारे अधिकारी ने कुछ लिखा है और मैं जिंदगी में पहली बार कोई शेर पढ़ने जा रहा हूं। मैं आज तक से कभी शेर नहीं पढ़ रहा, तो चूंकि उनका सम्मान करना है इसलिए पढ़ रहा हूं, गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। इस नगर ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा खोया बहुत दिलाया है। इस शहर ने मुझे अक्सर ही हंसाया है। इस शहर ने
पहली सुबह जब चौराहे पे खड़ा था मैं, करीब आकर खुद हाथ मिलाया है शहर ने। जब कभी खो गया मायूसी के अंधेरे में, चांद बनकर राह दिखाया इस शहर ने। हर दिल में है यहां अपनेपन की खुशबू सी, पानी सा मुझे खुद मिलाया है इस शहर ने। धन्यवाद। आप लोगों ने शेर सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी ने देखा ही होगा कि पिछले 6-7 महीने का जो हम लोग का कार्यकाल रहा है, कोरोना काल, इस विषम परिस्थिति में हमारे, विशेष करके हमारे सफाई मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मिसाल कायम करते हुए आप सभी का, धमतरी शहर के जनता का सेवा किया है। बिना डरे, बिना झिझके, अपनी जान को बाजी में लगाकर उन्होंने काम किया है। मैं उनके साथ साथ सफाई मित्रों के साथ साथ सफाई दीदियों का भी धन्यवाद करता हूं और हमारे सफाई अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया मॉनिटरिंग किया और उसी का परिणाम है कि 2020 में स्वच्छता में हम लोगों ने अपने कैटेगरी में हमारा निगम जो है प्रथम आया है। और मैं हमारे पूरे सफाई के टीम को अपेक्षा करता हूं कि यह जो हमारा स्थान है वो हमेशा बरकरार रहे। हमारे आयुक्त साहब के निर्देशन में हम सब आप लोगों का सहयोग करेंगे। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा है कि विभिन्न प्रकार के हमारे योजनाएं जो नगर निगम में आप सभी के सहयोग से चल रही है। मैं ज्यादा समय लेना ठीक नहीं समझ रहा हूं। मैं आप लोगों को पत्र अभी सबको बंटवाया हूं। इसमें हम लोगों के द्वारा किए गए 1 साल के कार्यकाल का पूरा लोखा जोखा है। मैं समझता हूं कि हम लोग जितना अधिक से अधिक इस कोरोना काल में कर सकते थे हमने किया है और इससे ज्यादा अच्छा से अच्छा करने का प्रयास आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से करेंगे। निश्चित रूप से आप लोग हम लोगों से जो अपेक्षा करते हैं वो आप ही के आशीर्वाद से और आप ही के सहयोग से हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देते हुए आप सभी को मैं भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। नगर निगम कमिश्नर की राय है कि विकास का पहिया अब तेजी के साथ घूमेगा। पदाधिकारियों में गजब का उत्साह है। सर जी, 138 साल के बाद फिजा बदली है नगर निगम की और इस 1 साल को बेमिसाल जरूर कहा जा रहा है, लेकिन बताते हैं कि 8 महीने तो कोरोना के संघर्ष में निकल गए। उसके बाद भी कितनी उपलब्धियां रही और आगे कितने बड़े लक्ष्य हैं और क्या लगता है सर्वांगीण विकास की दिशा में कितना बढ़ पाएंगे? अभी जो पिछले 1 साल में तो लगभग 8-9 महीने जो हैं कोविड और लॉकडाउन की तैयारियों में ही चले गए और कहीं ना कहीं निगम का राजस्व भी कोविड के चलते प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कई दिक्कतें आई और छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट हैं, छोटे मोटे काम भी थोड़े से डिले हो गए। लेकिन अभी स्थिति सुधर रही है, लगातार हमारे राजस्व में वृद्धि हो रही है और जल्दी जो छोटे मोटे काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं हम उनको पूरा करा लेंगे और बड़ी जो परियोजनाएं हैं उनके लिए शासन को प्रस्ताव तो प्रेषित किया गया है। जल्दी उसमें भी स्वीकृति मिलने की हमको जी। ये जो नई टीम है कितनी सहयोगात्मक और गंभीर दिखती है सर्वांगीण विकास को लेकर? सभी जो हमारे पार्षद हैं, सभी पार्षद एमआईसीगण, सभापति, महापौर, सभी का एक पॉजिटिव सोच के लोग हैं और सब साथ मिल कर के ही शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू। वरिष्ठ पत्रकारों, नागरिकों और एल्डरमैनों की राय है कि अभी पूरे 4 साल का कार्यकाल बचा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि नई टीम नगर विकास की नई गाथा जरूर लिखेगी। जनों को सादर प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने जो 1 साल का कार्यकाल हमारा देखा है, कोरोना काल के चलते 8 महीना तो कोरोना में बीता हमारा, और जिसमें हमारे पूरी टीम, आदरणीय महापौर जी, मेरे सभी सम्मानीय 40 पार्षद, मेरे सभी सम्मानीय एल्डरमैन साथी, आयुक्त महोदय और मेरे नगर निगम के जितने भी शुरू से छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी, विषम परिस्थितियों में भी आज पूरे भरसक प्रयास करके आज हमारे पूरे शहर को जो चीज़ प्रदान किया है, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दीपक भैया, नगर निगम 1 साल बेमिसाल बोल रहे हैं, लेकिन 8 महीने तो कोरोना काल में गुजर गए, तो क्या लगता है कोरोना काल में कितना कुछ कर पाई नगर निगम? नगर निगम का जो पिछला वर्ष रहा वो कोरोना के दृष्टि से ही जो ये वर्ष आ गया, उसमें जो उन्होंने सफलतापूर्वक नगर में सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजर का काम और लोगों की देखरेख का काम किया, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। और ये 8 महीना ही उनका उल्लेखनीय वर्ष रहा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा इनका
और नगर के लिए सब मिलकर जो संयुक्त रूप से पूरे 40 पार्षद एक साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। ये उदाहरण देने योग्य हो सकता है पूरे छत्तीसगढ़ में कि ये सब मिलकर शहर के विकास के लिए काम करें। ममता जी, कहा जा रहा है 1 साल बेमिसाल, तो कैसे बेमिसाल माने इसको? हमारे कार्यकाल में भैया का बहुत सहयोग रहता है, जो भी कार्य को बोलते हैं स्वयं तत्पर रहते हैं। और हमारे कार्यकाल में रोड निर्माण, नाली निर्माण और भवन निर्माण ये सब हमारा हो रहा है। तुरंत जो जैसे बोल रहे हैं वो समय पे हो जाता है। और ये 1 साल हुआ है और इसको बेमिसाल कहा जा रहा है, लेकिन 10 महीने तो आपके कोरोना में निकल गए, तो मात्र 2 महीने की उपलब्धियों को कैसे मिसाल माना जाए? देखो, सबसे पहली बात ये रहती है कि जनता जनार्दन, उनको हम कितनी खुश रख सकते हैं। जनता जनार्दन खुश है तो हर चीज़ बेमिसाल है। और हम कितनी भी तरक्की कर लें, अगर हमारी जनता खुश नहीं है तो फिर कुछ बेमिसाल नहीं है। और हम लोग हर किसी का कार्य करने के लिए हमारे महापौर जी हमेशा तत्पर रहते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कार्यों को वो बड़े ही सरलता और सहजता से करते हैं। पूरा सहयोग मिलता है ऐसा माने? जी। राव साहब, नगर निगम को सफलतम 1 साल हो गया ऐसा बोल रहे हैं कि 1 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस 1 साल बेमिसाल को? अब 1 साल में आपको मालूम है बीता साल जो है पूरा कोरोना काल रहा है और ऐसी स्थिति में सारी व्यवस्था चरमरा गई थी। उसके बाद भी अभी हमारे नगर निगम के द्वारा बहुत सारा काम करवाया जा रहा है। 35 करोड़ का प्यूरीफाई प्लांट फिर से तैयार हो रहा है और नालियों का जाल बिछ रहा है। बहुत सारे जगह नालियों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हमारे शहर की जो आबादी, घनी आबादी होने के कारण थोड़ा सा व्यवस्था को ठीक करने में समय लग रहा है, परंतु मेरे को नहीं लगता कि अभी 4 साल बचा है और कोई काम, शहर एकदम जैसा लोगों की उम्मीदें हैं उस पर हम खरा उतरने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और शासन से भी सहयोग धीरे धीरे अब शुरू हुआ है और आर्थिक सहयोग हमको मिलेगा। हमारे साथ यहाँ धमतरी के लिए सम्माननीय राम गोपाल भैया जी हैं, वो पूरा प्रयास में है कि कैसे इस शहर का विकास को मूर्त रूप दिया जाए। और प्रभारी मंत्री जी भी अच्छे हैं, वो भी आते हैं तो विकास के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि हमारे इस निगम को बहुत आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और शहर को जो जो चीज़ की विशेष आवश्यकता है वो सारे चीज़ पूरा किया जाएगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।